हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम एमलगमेशन में जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है? आप लोगों ने पीछे की क्लासों में पढ़ा कि रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे हमने पीछे पढ़ा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो एमलगमेशन के जैसा ही होता है। एमलगमेशन में भी इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड जैसा होता है। इससे नहीं है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के जितने भी अकाउंटिंग मेथड होते हैं वो बहुत सिंपल तरीके से उसी जैसे हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत हमको नहीं आती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। बाकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि जिसके अंदर ही अंदर चेंजिंग होती हो, यानी कंपनी के बाहर का जो कवर है वो सेम रहता हो बट उसके अंदर चेंजिंग आती हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे किसी कंपनी का नाम मान लीजिए ए बी कंपनी है, तो ए बी कंपनी है तो कंपनी का नाम ए बी कंपनी रहे, कंपनी का ऑब्जेक्ट वही रहे, कंपनी का मैनेजमेंट वही रहे, कंपनी के शेयर होल्डर वही रहे, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वही रहे, कंपनी का प्लेस वही रहे, कंपनी की पॉलिसी वही रहे, कंपनी का फॉर्मुलेशंस वही रहे, हर चीज़ कंपनी की वही रहे। फिर चेंजिंग जो आए वो अंदर ही अंदर चेंजिंग की जाती हो। अंदर चेंजिंग करने का मतलब हो गया कि उसके आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन किया जाए। आंतरिक स्वरूप का मतलब हो गया कि ना तो किसी कंपनी का कोई समापन होता हो और ना ही किसी नई कंपनी की संरचना की जाती हो, अंदर उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है ये हमने समझ लिया। सिस्टोमेटिक तरीके से देखिए हम समझेंगे तो इसके बारे में और समझ में आपको बेटर आएगा कि आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए कंपनी के विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, प्राय न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। यानी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी से विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, या न्यायालय की अनुमति जरूरी होती है। दोनों ही कंडीशन मिलने के बाद आप लोग जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कह रहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न विद द कंप्लीट ओवरऑलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। आंतरिक पुनर्निर्माण जो होता है वो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के पूर्ण ओवरऑलिंग से संबंधित होता है। ओवरऑलिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर की सारे सिस्टम को जब चेंज कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक है, कोई स्कूटर है, तो बाइक और स्कूटर का जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी चेंज होगा। हैंडल है, हैंडल ही रहेगा, जहाँ बैठने की जगह बैठने की जगह रहेगी, जहाँ लाइट है वो लाइट की जगह रहेगी, लेकिन उसके अंदर ओवरऑलिंग यानी उसके पेच, उसका इंजन, उसका ऑयल, उसकी जो जहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं वो सब इंटरनल रूप से जब उसमें सारी चेंज कर दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही कंपनी के अंदर होता है कि आंतरिक पुनर्निर्माण किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के पूर्ण ओवरऑलिंग, अंदर ही अंदर जब सारी चेंजिंग हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि आंतरिक पुनर्निर्माण में neither ends an exciting company nor establish a new company to purchase a company's business। ना तो इसके अंदर कोई नई कंपनी का समापन, नई कंपनी खोली जाती है और ना ही किसी पुरानी कंपनी का व्यवसाय जो है बिकता है, यानी सब वही कंपनी रहती है। कि आंतरिक पुनर्निर्माण में न तो किसी विद्यमान कंपनी का समापन होता है, न ही किसी नई कंपनी के व्यवसाय को परचेज करने के लिए नई कंपनी की स्थापना की जाती है। जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता था कि एक कंपनी बंद होती थी, फिर दोबारा नई कंपनी खुलती थी, तो उसको हम लोग बोलते थे रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ना कोई नई कंपनी खुलती है ना ही कोई इसमें पुरानी कंपनी होती है। इसमें तो जो है सिर्फ इंटरनल अंदर ही अंदर चेंज किया जाता है। तो कह रहा है कि इसके केवल एक विद्यमान कंपनी स्वयं को आंतरिक रूप से पुनः संगठित करती है। इन दिस ओनली वन एग्जिस्टिंग कंपनी रिकंस्टिट्यूट्स इटसेल्फ इंटरनली। जब अंदर से कोई कंपनी आंतरिक रूप से अपने को चेंज करती है तो उसको हम लोग कहते हैं
पुनर्संगठित यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा जो किया जाता है, ऐसा जो इंटरनल चेंजिंग की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? वो कह रहा है कि ऐसा पुनर्संगठन पूंजी संरचना में परिवर्तन और अंश पूंजी में कटौती द्वारा की जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है, और कैसे चेंज करते हैं? शेयर कैपिटल में रिड्यूस करके। दिस इज डन बाय रीऑर्गेनाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज एंड रिड्यूस शेयर कैपिटल। यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? बोले शेयर कैपिटल को घटा के किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आगे कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, क्यों हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है? तो कह रहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत यूँ पड़ती है कि पिछले वर्षों में इतनी सारी हानियाँ हो जाती हैं, उनको अपलिखित करना पड़ता है, और संपत्तियों की वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिखा कर कंपनी की जो सिचुएशन है हम सही नहीं दिखा पाते हैं, तो हम उसकी एसेट्स की वैल्यू को रियल रेट पर लाते हैं, वास्तविक मूल्य पर दिखाते हैं, जिसके कारण से वो बैलेंस शीट सही और बिल्कुल सच्ची जो पिक्चर है वो क्लियर कर सके। तो वो कह भी रहा है कि पिछले वर्ष की संचित हानियों को अपलिखित करके एवं संपत्तियों को कम करके इनके वास्तविक मूल्य पर दिखाकर कंपनी की स्थिति का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत किया जाता है। टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी बाय राइटिंग अप द एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड शोइंग द एसेट्स ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू। यानी कि पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि पुरानी हानियों को ख़त्म करने के लिए और एसेट्स को सही वैल्यू पर लाने के लिए। तो आप कहोगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी तो ऐसे ही होता था। हाँ, वहाँ भी ऐसा होता था, वहाँ भी हम लोगों के पास लॉस हो जाते थे तो उसको कवर करते थे और एसेट्स की वैल्यू को सही। तो रिकंस्ट्रक्शन का दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, बस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी नई नहीं खुलती है, वहाँ पर नई कंपनी खुलती है। सेकंड कह रहा है कि कृत्रिम संपत्तियां जैसे कि प्रारंभिक व्यय, निर्गमन पर व्यय, कटौती आदि को अपलिखित किया जाता है। राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक एज प्राइमरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू। तो वहाँ भी ऐसा करते थे। कृत्रिम संपत्तियां मतलब 50T एसेट्स, 50T एसेट्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस, ऐसे कैपिटल एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, जो सिर्फ राइट ऑफ हो सकते हैं, बिक नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते, उनको सिर्फ ख़त्म करना होता है, ये कैपिटल लॉस होते हैं। इस लॉस को ख़त्म करने के कारण भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, खासकर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंशों के अंकित मूल्य कम करके इनके वास्तविक मूल्य पर दिखाना। अंशों की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होती है बाय इंटरनली कम होती है, तो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू उनकी फेस वैल्यू को कम कर देते हैं और उनके वास्तविक मूल्य पर ले आते हैं। यानी मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो रही होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा हो रहा होता है। मैंने बताया आपको कि फेस वैल्यू कम करके, यानी कि मान लीजिए कि कोई शेयर 10 रुपये का है, लिखा हुआ उसके शेयर पर 10 रुपये का है, 10 रुपये की फेस वैल्यू लिखी हुई है, बट मार्केट में वो शेयर 7 रुपये का चल रहा है, ठीक है, 7 का चल रहा है, तो हम उसकी फेस वैल्यू को भी 7 रुपये का जब लाने की कोशिश करते हैं तब वह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। नंबर 4, अंश पूंजी को उस सीमा तक कम करना जिस सीमा तक संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई है। यानी कि हम अंशों की शेयर कैपिटल को हम कम करते हैं और शेयर कैपिटल को हम उतना कम करते हैं जितनी हमारी एसेट्स में कमी हो गई है। यानी कुल मिला के कैपिटल एसेट्स जो हमारे पास होती हैं वही हमारे उसके बराबर ही हमारे पास क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। यानी शेयर कैपिटल हमारे पास कैपिटल एसेट्स के इक्वल ही होनी चाहिए। तो जितनी कैपिटल एसेट्स होती है उतनी ही हम लोग शेयर कैपिटल को कम करके लाते हैं। नंबर 5 है आप लोगों के पास कि अंशधारियों को उनके विनियोग पर उचित प्रतिफल का विश्वास दिलाना, जिससे कि उनके कंपनी के प्रति नया विश्वास उत्पन्न हो सके। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने जो पैसा लगा रखा है, तो उनको यह विश्वास दिलाया जाता है कि आपने जो भी पैसा लगा रखा है वह आपका सुरक्षित है और आपको अब नए सिरे से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यह विश्वास उनको दिलाया जाता है। इसलिए भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कह रहा है कि कंपनी के आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन निम्न प्रकार हो सकता है। ये तो हमारे ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़े कि इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया कैसे जाता है ये समझ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपनी के आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन निम्न प्रकार हो सकता है। चेंज इन द इंटरनल नेचर्स ऑफ द कंपनी कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। पहला कह रहा है कि अंश पूंजी में परिवर्तन। हम शेयर कैपिटल में क्या करें,
अल्टरेशंस ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, समझ लीजिएगा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल अंश पूंजी को बढ़ाकर, यानी कि अंश पूंजी बढ़ा दी जाए, शेयर कैपिटल बढ़ा दी जाए, या दूसरा अनिर्गमित अंशों को रद्द करके अंश पूंजी में कमी करना। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय कैंसिलेशन द अनइश्यूड शेयर। कंपनी के पास ऐसे शेयर होते हैं कि जिनको वो इशू नहीं कर पाई है। जब इशू नहीं कर पाई है तो कंपनी क्या काम करती है कि इन बिना इशू किए गए शेयरों को रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है। जब कैंसिल करेगी तो ऐसा कैंसिल करने से हमारी जो शेयर कैपिटल है वो घट जाएगी। पहला पॉइंट क्या हुआ, ये शेयर कैपिटल में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिवर्तन करने के लिए पहला पॉइंट क्या था कि हम शेयर कैपिटल को बढ़ा दें। दूसरा था कि अनइश्यूड शेयर, जो शेयर इशू नहीं हो पाए उनको रद्द कर दें। तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है अंश पूंजी का समाहरण। अंश पूंजी का समाहरण का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब कंपनी के कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसे अंश पूंजी का समाहरण कहते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है कि जब कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तन किया जाता है तब उसे अंश पूंजी का समाहरण कहते हैं। यानी समाहरण का क्या फ़ायदा होता है, कंसोलिडेशन का क्या फ़ायदा होता है कि कंसोलिडेशन करने के पश्चात जो पेड अप कैपिटल होती है और अनपेड कैपिटल होती है, यानी चुकता की गई पूंजी और चुकता न की गई पूंजी जो होती है वो पहले जैसी समान ही बन जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कम शेयरों को जब ज़्यादा शेयरों में हम लोग परिवर्तन कर देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी हम लोग आप इतना समझिएगा बस कि अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शेयर कैपिटल या तो बढ़ा सकते हैं, दूसरा जो भी शेयर इशू नहीं हुए हैं उनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तीसरा हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, नंबर 4 पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब डिवीज़न ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, यानी हम अंश पूंजी का उपविभाजन कर सकते हैं। यानी जब अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में परिवर्तन किया जाएगा तो उसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, जब कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्यों में परिवर्तन किया जाता है तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का समाहरण। और जब अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में परिवर्तन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये 4 चीज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट, अंशों के स्टॉक में परिवर्तन और स्टॉक को पुनः अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास पार्टली पेड अप शेयर होते हैं तो पार्टली पेड अप शेयर को हम फुल्ली पेड अप शेयर में चेंज कर देते हैं। पार्टली पेड को जब फुल्ली पेड अप हम लोग बना देते हैं तो इसको कहते हैं कि अंशों को स्टॉक में परिवर्तन कर दिया। अंशों को क्या कर दिया हम लोगों ने, स्टॉक में परिवर्तन कर दिया। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल में शेयर अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए आप लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े, लगभग आप लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े कि अंश पूंजी में परिवर्तन कैसे हो सकता है। बोले या तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ कर दो, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा कि अनिर्गमित अंशों यानी अनइश्यूड शेयर को आप कैंसिल कर दें, तीसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या पढ़ा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का समाहरण कर दें। अंश पूंजी का समाहरण क्या होता है कि जब कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर बोलते हैं। नंबर 4 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा, सब डिवीज़न ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का उपविभाजन। अंश पूंजी का उपविभाजन क्या होता है कि जब अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में परिवर्तन कर देते हैं। नंबर 5 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा कि जब स्टॉक को अंशों में परिवर्तन कर देते हैं
अंशों का स्टॉक में परिवर्तन कर देते हैं। अंशों का स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है कि जब पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि अंशों का स्टॉक में परिवर्तन हमने कर दिया। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ये जो मैंने बोला ये नोट कर लेना, समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अब। दूसरा है चेंज इन शेयर होल्डर राइट्स, अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन कर देना। अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन करने का मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है। देखिए, अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन करने का मतलब कि अंश पूंजी की राशि में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंश पूंजी की राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अंशधारियों के अधिकार का मतलब कि उनको लाभांश क्या मिलता है, डिविडेंड की रेट क्या है, उनका राइट्स क्या है, मताधिकार क्या है, उनको कैपिटल कैसे भुगतान करी जाएगी, वापस करी जाएगी, इसमें जो परिवर्तन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन शेयर होल्डर राइट्स। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई 12% प्रेफरेंस शेयर के बदले में 10% प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए उसको, तो पहले 12% डिविडेंड लेता, अब कितने परसेंट डिविडेंड लेगा, 10% डिविडेंड लेगा। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, यानी कहने का मतलब कि डिविडेंड की रेट, उनके राइट, उनके कैपिटल जो वापस करनी है उसमें अगर चेंजिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग इन शेयर होल्डर राइट्स। क्लियर है? ओके। नंबर थर्ड पॉइंट है अंश पूंजी में कमी करना। अंश पूंजी में कमी का मतलब क्या होता है कि देखिए मेन तो यही होता है, यहीं से हम अंशों की पूंजी में कमी करते हैं, ठीक है ना। पूंजी में कमी का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा कि यह क्यों करना जरूरी हो जाता है। पहले ये समझो अंशों में पूंजी क्यों करते हैं कि कंपनी का चिट्ठा जो है, अगर सही पिक्चर, वित्तीय जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट जो है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन को सही नहीं दिखा रहा है तो, या जो है एसेट्स का सही मूल्य नहीं दिखा रहा है तो, कंपनी अपने डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही है तो, कंपनी के पास पहले से ज़्यादा पूंजी हो रही है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन करने के लिए पूंजी में कमी की जाती है। और यह जो कमी की जाती है, ध्यान रखना कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। कैसे कैसे कमी कर सकते हैं? देखिए, अंश पूंजी में कमी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास अनकॉल्ड अमाउंट है, जो भी हमारे पास अभी तक मांगा नहीं गया है हम उन मांगी गई राशि को कम कर दें या समाप्त कर दें, यानी कि हम उनसे पैसे ही ना लें, यानी रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज ऑन शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट्स ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट। हम लोग उनसे पैसे ही ना लें, यानी कि केवल पार्टली पेड शेयर को हम फुल्ली पेड अप बना दें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अनकॉल्ड अमाउंट उनसे हम लेंगे नहीं, तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। या पेइंग ऑफ द सरप्लस पेड अप कैपिटल, जो भी हमारे पास फालतू चुकता पूंजी है उसका भुगतान कर दें। तो देखिए, अंश पूंजी में कमी करने के लिए पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जितनी भी अनकॉल्ड मनी है उनको मांगे ही ना, यानी पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप शेयर बना दें। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हमारे पास फालतू कैपिटल है उसको हम भुगतान कर दें, यानी पेइंग ऑफ द सरप्लस पेड अप कैपिटल। थर्ड हम लोग करें कैंसिलेशन द पेड अप कैपिटल, जो भी हमारे पास कैपिटल है वो डूब चुकी है तो इसलिए वो एसेट्स का सही रिप्रेजेंटेट नहीं कर रही है, तो हम उसको कैंसिल कर दें कि बोले कोई कैपिटल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूंजी में कमी कर सकते हैं, इस तरीके से हम पूंजी में कमी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि पहला पॉइंट क्लियर आपका, अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा, तीसरे में हम लोगों ने पूंजी में कमी करी, 3 तरीके हम लोगों ने इसमें बता दिए। चौथा हम लोग क्या करते हैं कि फोर्थ जो है हम लोग जो कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं वो कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट करके भी कर सकते हैं, समझौते और व्यवस्था करके भी कर सकते हैं। समझौते और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वैसे जो कंपनी के समझौते और व्यवस्था की बात की गई है वो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 230 में, 231 में एंड 232 में यह सारी बातें कही गई हैं कि कंपनी के समझौते क्या होते हैं और कंपनी की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि समस्याएं जो सुलझाई जाती हैं वो कंपनी के जो मेंबर होते हैं और जो बाह्य लेनदार, यानी जो क्रेडिटर और
डिवेंचर होल्डर होते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं और डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर हैं, इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है, इन कोई ये कहते हैं कि अपना दावा छोड़ो, ये कहते हैं तुम कम पेमेंट लो, इनको आपस में सब सुलझा लेते हैं। तो सुलझा लेने के बाद जब अपने दावों को कम कर देते हैं तो उससे भी कैपिटल में कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि समझौते और व्यवस्थाओं की जो योजना है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको सुलझाने के लिए कंपनी और कंपनी के मेंबर और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यानी लेनदार और डिबेंचर होल्डर ये बीच में अपना समझौता कर लेते हैं और समझौता करके अपने जो क्लेम है उसको छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। तो जब शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर सब अपने दावों को कम कर देते हैं, क्लेम को कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। तो इस तरीके से मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में ये सब जो है फैसला किया जाता है। ऐसे करके भी जब कमी की जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका सरेंडर ऑफ शेयर, अंशों का समर्पण। अंशों को वापस करके अंशों को ले लिया जाता है। अंशों को जैसे किडनैप किया जाता है, तो किडनैप पे तो क्या होता है कि शेयर होल्डर अपनी तरफ से पैसे नहीं देता है, और सरेंडर का मतलब होता है कि जिसमें कंपनी ही कह देती है कि हम आपके शेयर सब जो है अब आगे हम शेयर आपको जो है ख़त्म कर रहे हैं, आपके शेयर जो है छीन रहे हैं या रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। तो इस तरीके से भी कैपिटल रिड्यूस की जा सकती है। तो यह 5 तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हम अंश पूंजी में कमी करते हैं और कंपनी के आंतरिक स्वरूप में जो परिवर्तन किया जाता है वो इन 5 के थ्रू किया जाता है। आई होप ये बेटर समझ में आए होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से लिखाइएगा। अब हम थोड़े से डिफरेंस जो है वो थोड़े से हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि डिफरेंस क्या होता है। लास्ट टॉपिक एमलगमेशन का बस थोड़ा सा यही बचा है कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करके इस अमलगमेशन यानी कारपोरेट रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग ख़त्म कर देंगे। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलाएंगे। तो आपका पुनः पुनः स्वागत। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।